बहुत आवाज करेंगे यार। अब बेटा कितना तेज किया जाए, है ना? तो हथौड़े से मार रहे हैं हम, कितना तेज बोलेंगे? क्यों, वो है नहीं क्या माइक? कोई नहीं है? अब ये लोग हथौड़ा मार रहे हैं, हम कितना तेज बोलेंगे इनके लिए? हाँ बेटा, एक दिन और मारेंगे, 2 दिन मारेंगे भी। अच्छा, नहीं, इन लोगों को तोड़ने वाला काम पहले कर लेना चाहिए, हाँ, है ना? देखो बेटा, हेडिंग करो इमोशनल EMI, हेडिंग बनाइएगा इमोशनल MOTIONAL, इमोशनल EMI ड्यू टू रोटेटरी मोशन। पीछे वाले में ट्रांसलेटरी मोशन हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, आपकी बार क्या है? रोटेटरी मोशन। इमोशनल EMI ड्यू टू रोटेशनल मोशन, ड्यू टू रोटेशनल मोशन। अब इसका फर्स्ट पॉइंट करिएगा कंडक्टिंग रॉड बेटा, कंडक्टिंग रॉड। कंडक्टिंग रॉड, देखो अगर बेटा किसी कंडक्टिंग रॉड को आप क्या करिए, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करिए। क्या करेंगे? अगर कोई भी कंडक्टिंग रॉड है उसे मैग्नेटिक फील्ड में आप रिवाल्व पे ऐसे घुमाइए। मान लो मैग्नेटिक फील्ड आपका चाहे इनवर्ड हो आउटवर्ड हो, कोई भी फील्ड है, ये रॉड है, मान लो आपका फील्ड इनवर्ड है प्लेन में, हम इसको यूं रोटेट कर रहे हैं, मतलब उससे फील्ड के परपेंडिकुलरली क्या करें, आपका रोटेट कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में जब रोटेट करेंगे तो यहाँ से फ्लक्स क्या करेगा, कट करेगा वो, और उसकी वजह से हमारा बेटा इंड्यूस्ड EMF डेवलप होता है। उसकी वजह से क्या होगा, आपका इंड्यूस्ड EMF डेवलप होगा। जैसे ले लो, सपोज दैट ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है आपका, ठीक, एक हमने रॉड ले लिया बेटा, एक एल लेंथ का रॉड लिया, सपोज दैट एक एल लेंथ का रॉड आपने लिया, और इसको इस फील्ड में क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। इस फील्ड के अंदर से हम लोग क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं बेटा। तो जब रोटेट करेंगे, ये यूनिफॉर्म फील्ड है पूरा, इसमें रोटेट करोगे तो अगर किसी पोजीशन में मान लो यहाँ से रोटेट करते हुए हम लोग इसको यहाँ से दूसरी पोजीशन तक ले गए, ठीक, एंगल सपोज है थीटा, लेंथ आपका एल है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी वी है, लेंथ एल है, इसे हम लोग रोटेट कर रहे हैं सर्किल में। तो ये जब रोटेट होगा तो फ्लक्स क्या करेगा, कट करेगा यहाँ से, तो उसकी वजह से आपका EMF इंड्यूस होता है। क्या होगा, EMF आपका क्या करेगा, इंड्यूस करेगा बेटा। तो कितना वहां पे उसके टर्मिनल के थ्रू कितना EMF आपके इंड्यूस होगा या कितना डेवलप होगा, वो चीज हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो डायग्राम बना लीजिए, तो 2 पॉइंट लिख के तब लिखिएगा। हो गया? बन गया? 2 लाइन लिख लीजिए, तब उसके बाद फिर मैथमेटिकल लिखिएगा। देखिए, इफ ए कंडक्टिंग रॉड, if a conducting rod having length L
having length L, having length L, whose one end is fixed, whose one end is fixed, whose one end is fixed, is rotated about the, one end is fixed, is rotated about the axis passing through, is rotated about the axis passing through, rotated about the axis passing through its fixed end, passing through its fixed end, and perpendicular to its length, perpendicular to its length, with constant angular velocity omega, constant angular velocity omega, omega, and magnetic field B is perpendicular to the, magnetic field B is perpendicular to the plane of paper, perpendicular to the plane of paper, then EMF induced, plane of the paper नीचे लिखिए, then नेक्स्ट ऐसे कर लो, then EMF induced across the end of the, across the end of the across the end of the rod. देखो हम लोगों ने बेसिक फार्मूला पढ़ा था E इक्वल टू 5/T बेटा, ठीक। जो इंड्यूस ईएमएफ होगा E इक्वल टू 5 कितना T, या D डिफरेंशियल टर्म में रहते तो d∅/dt कह लेते हैं, E इक्वल टू 5/T। फाई की वैल्यू BA के बराबर होता है B इंटू A/T, और T टाइम पीरियड है। अगर इसका फ्रीक्वेंसी न्यू हो, कितना हो, मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो न्यू से आप रिप्रेजेंट करिए, तो यही पे हो जाएगा बेटा B इंटू A इंटू कितना न्यू के बराबर हो जाएगा। न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है रोटेशन की, जितने जिस एंगुलर वेलोसिटी क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी से वो रोटेट कर रहा है। और दूसरा कंडीशन आपका होता है जो हम लोग दिखाएंगे बेटा, अगर एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में लेंगे तो E इक्वल टू हाफ BL² इंटू ओमेगा, पीछे आपने पढ़ा था, ठीक। तो अगर हम लोग दूसरा लेंगे E इक्वल टू हाफ BL² इंटू ओमेगा, या देखो यहाँ पे हाफ BL² इंटू ओमेगा, और ओमेगा इक्वल टू होता 2 इंटू क्या 2 इंटू n की जगह पे यहाँ न्यू से ले रहे हैं फ्रीक्वेंसी को, तो ये हो जाएगा हाफ BL² इंटू 2 इंटू न्यू। अब देखो ये 2 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो ये वैल्यू ए की वैल्यू हो गया VL² पाई इंटू कितना न्यू। इससे बना दिया हम लोग क्वेश्चन क्या सेकंड। तो अब कंडीशन क्या होगा, यहां से अगर दोनों को इक्वेट किया जाए, दोनों को क्या किया जाए इक्वेट किया जाए, तो E की वैल्यू कितना आएगा, अगर यहां से इसको हम कन्वर्ट करना चाहें तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई के टर्म में, अरे BL² इंटू क्या आ रहा पाई इंटू न्यू, और न्यू को अगर टाइम पीरियड के टर्म में लेना चाहेंगे तो BL² क्या होगा न्यू की जगह पे π/T हो जाएगा। तो एक फार्मूला हमारा ये बन गया, एक फार्मूला बेटा हमारा ये बन गया, और इसी को अगर टाइम पीरियड के टर्म में करेंगे तो R तक के लिए सकते E इक्वल टू BL² पाई कितना T। एक रिलेशन हमने ये फाइंड कर लिया, एक ये बन गया, और एक बेसिक वाला हमारा ये बन गया। तो यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन टाइम पीरियड दिया गया है, लेंथ दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दिया है, तो इसको यूज कर लेना। फ्रीक्वेंसी लेंथ ऑफ रॉड और मैग्नेटिक फील्ड दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दी रहेगी तो इसको यूज कर लीजिएगा। अगर फील्ड और ये एरिया लेंथ है तो हम एरिया भी निकाल सकते हैं πr² से, तो एरिया और फ्रीक्वेंसी दिया है तो आप इसको निकाल लीजिएगा। तो जो भी आपको वहां से डाटा गिवन होगा उसके बेस पे वहां से हम लोग इक्वेशन यूज करके जो इंड्यूस ईएमएफ होगा दोनों रॉड के एंड के बीच में वो मिल जाता है। यहाँ पे लिख लेना वेयर न्यू फ्रीक्वेंसी है, क्या है बेटा फ्रीक्वेंसी है, और टी क्या है बेटा टाइम पीरियड है। न्यू फ्रीक्वेंसी है, टी क्या है आपका
टाइम पीरियड। तो न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, टी इज द टाइम पीरियड। न्यू फ्रीक्वेंसी हो गया और टी क्या हो गया आपका टाइम पीरियड हो गया। ठीक, तो न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, टी आपका टाइम पीरियड होता है। क्या हुआ? इधर हो जाओ, तो जगह तो है यार, इतनी जगह के कहीं बेंच पे आप सो के बैठो तब भी हो जाओ, है ना। चलो, जितनी हम लोग की सुविधाएं होती है उतनी हम लोग असुविधा में रहते हैं, है ना। इतनी अभी तो चीजें बदल जा, सब कुछ बदल गई है कोविड के बाद। इतनी बड़ी बड़ी बेंचेस पे 6 नहीं, कभी कभी जब 7 बच्चे बैठ जाते थे, कैसे टेढ़े मेढ़े होके बैठते थे, कोई ये नहीं कहता था सर जी बैठ नहीं पा रहे, लिख नहीं पा रहे हैं, आराम से बैठ के लिख लेते थे लोग। ठीक, लेकिन वही है, अब क्लास में इतनी जगह है तो तुम लोगों को कोई इधर हो रहा है, कोई उधर हो रहा है ना। हाँ? उसको गलत लोगों की उसकी संगत पड़ गई होगी। सबसे छोटा आज में सब बाइक के लिए मांगा, बाइक से पढ़ने जाएंगे, उसको सही डायरेक्शन नहीं दिया गया। उसने इसलिए कदम उठाया ना कि उसको सही, लोग गलत डायरेक्शन दिए होंगे, उसको चढ़ाने वाले ऐसे लोग होंगे, तुम्हारे पास की करोड़ों की प्रॉपर्टी है तो साइकिल से आता है। ठीक, अभी क्लासेस चलती थी सुबह, रात शाम को 8 बजे क्लासेस छूटती थी, यही एसडीएम अधिकारियों के बच्चे साइकिल से पढ़ने आते थे, जबकि गवर्नमेंट की गाड़ी उनके यहाँ, ड्राइवर गवर्नमेंट का, अपनी पर्सनल गाड़ी है, सब कुछ होने के बावजूद, और साइकिल से आते थे। एक बार 8:30 बजे या बारिश होने लगी थी, 8:30 बजे तक बच्चे इंतजार किए, मैंने फोन किया तो उसके फादर, उसकी मदर फोन की कि सर भी बच्चे बारिश हो रही है, अभी तो वहीं पे होंगे। हमने कहा हाँ यहीं है, तो क्या किसी गाड़ी वगैरह कोई भेज दीजिए। क्या उनके पापा स्ट्रिक्टली मना किए हैं कि कोई गाड़ी जो है इन लोगों को रिसीव करने और छोड़ने नहीं जाएगी। ठीक, साइकिल से बच्चे जाते थे, बाइक स्कूटी भी नहीं, बच्चे और क्या बाइक भी नहीं। ठीक है, तो वो कंडीशन होता है, वो एक्चुअली हम ये अच्छी बात है, बस आता ये है कि उसको गलत लोगों की संगत पड़ गई होगी। ठीक, खिड़की भी बंद नहीं किया, घर भी बंद तो बनवाए, चलिए कहते हैं ना, इसीलिए कहा जाता है कि आप हमेशा अच्छे की संगत में रहा करिए। बहुत बड़े नहीं बन पाएंगे लेकिन कम से कम गलत कदम नहीं उठाएंगे। अगर कोई गलत रास्ता आपको दिखाने वाला नहीं होगा तो कम से कम, अगर बहुत बड़े पदों पे नहीं पहुंचे लेकिन कम से कम एक अच्छे इंसान बने रहेंगे, उतना भी बहुत एनफ होता है। ठीक, आपके पास सब कुछ पता निकल लिया तो क्या फायदा है। चलो लिखो बेटा, देखिए ये तो कंडीशन हो गया, किसी रॉड को अगर हम लोग रोटेट करते हैं तो सिचुएशन ये आपका होता है। ठीक, और दूसरा कंडीशन लिखिएगा, अगर आपका कोई व्हील हो, जैसे साइकिल होती है ना, अगर कोई व्हील है उसको रोटेट करेंगे, क्या करेंगे बेटा, उसको रोटेट करेंगे, तो उस कंडीशन में जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो कितना आपको मिलेगा। ठीक है, वो चीजें हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो लिख लीजिए, क्या व्हील्स के पूछा जाता है, क्वेश्चन जो बनता है कि अगर एक रॉड को आपने रोटेट किया तो सिंगल रॉड था बेटा, वही रोटेट हो रहा है, लेकिन अगर किसी व्हील को आप रोटेट करेंगे उसमें बहुत सारे स्पोक्स, मतलब तीलियां लगी होती हैं। क्या लगी होती हैं, तीलियां, तो वो सारे स्पोक्स क्या करेंगे, फील्ड को कट करेंगे। अगर सपोज दैट एन स्पोक्स आपके हैं, कितने स्पोक्स हैं, एन स्पोक्स हैं, तो जो आपके स्पोक्स होंगे बेटा, क्या वो उसकी वजह से जो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा वो अफेक्टेड होगा या नहीं होगा। जो हमारे उसमें स्पोक्स लगे होंगे उसकी वजह से जो आपका इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा वो अफेक्टेड होगा या
नहीं होगा वो चीजें हम लोग वहां से डिटरमाइन करते हैं। ठीक, तो लिख लीजिएगा, इस वाले क्वेश्चन को भी इंक्लूड कर लेना, बल्कि यहाँ से भी रिलेट करते हैं हम लोग। तो अगला आप हेडिंग करिएगा, नेक्स्ट हेडिंग करिए, मोबाइल बंद कर लिया करो बेटा क्लास में, है ना? अच्छा, बाबा को नहीं पता है, चलो ठीक है, लेकिन बंद रहता तो बाबा का भी फोन नहीं आता, है ना? अगर बंद रहता तो बाबा का भी फोन नहीं आएगा, बाबा के बाबा भी नहीं आएगा यार, हाँ? बाबा से बात कर रही है। चलो लिखो, लिखो साइक्लिक व्हील, या साइकिल व्हील का तो सीधे ये हो गया, नोट कर लिया ना? लेकिन साइकिल व्हील, CYCLE, साइकिल, WHEEL, व्हील, साइकिल व्हील। जैसे आप सभी के लाइफ में ऐसी कंडीशंस आती हैं जब आप सोच नहीं पाते करें क्या, डिसीजन क्या लें, तो इसलिए कहा जाता है ना, कभी कभी अपने आजकल बड़ा कल्चर है कि हम ईश्वर को नहीं मानते हैं, आपकी पर्सनल वो है, बट अगर कभी आप इस ईश्वर में विश्वास रखेंगे ना, तो गलत कदम उठाने से पहले कहीं ना कहीं आप क्या, कोई ना कोई ऐसी शक्ति होती है जो आपको रोकती है। और जब आप केवल साइंटिफिकली रहेंगे, कुछ लोग थोड़ा सा साइंस पढ़ लिया तो उनको लगता है कि सब कुछ साइंस है, तो जब साइंटिफिक खाली रहेंगे ना, तो उस केस में वो बैड डिसीजन के टाइम पे आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। ठीक है, तो वो चीजें हैं, इसलिए विश्वास रखिए, कोई भी परिस्थिति है वो हमेशा बाद में बदलती हैं, कभी सेम नहीं हो सकती, कभी हो सकता है अच्छा होगा, कभी बुरा होगा। तो ऐसा नहीं थोड़ी सी मुसीबत आई और कहे अब इसका दूसरा समाधान है पंखा है और रस्सी है, तो ये पंखा रस्सी उसका समाधान नहीं है बेटा। तो स्ट्रगल करिए, आज के दिन खराब है, कल को अच्छे होंगे। ठीक, तो अब अगर शॉर्टकट ढूंढते हैं तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है। ठीक, ठीक, नहीं दूसरे को मारना भी गुनाह है साहब, वो भी है, ऐसा नहीं दूसरे को मार दीजिए, वो भी गुनाह है। ठीक, दोनों ही गुनाह है। ठीक, चलिए लिखिए साइक्लिक व्हील या साइकिल व्हील बेटा, लिखिएगा। अगर कोई कंडक्टिंग बेटा व्हील है, कैसा है, कंडक्टिंग व्हील है, उसे रोटेट आप करते हो। सुसाइड करने वाले 90% आप देखिए केसेस तो ऐसे लोगों के होते हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वो किसी धर्म से हो, अपने धर्म के ईश्वर को आप जो भी मानते हैं मानिए, ये नहीं है कि मतलब किसी एक धर्म को मानिए, किसी धर्म जिसमें भी आप बिलोंग करते हैं, आप अगर अपने को माने, किसी को मानिए, तो उस कंडीशन में कभी आप गलत डिसीजन नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसलिए कभी कभी थोड़ा सा इन चीजों को मानना चाहिए। ठीक, तो उसका रीजन वही है बेटा, आपको बताया, क्या बोला जाए। ठीक, उनको कभी समझाया ही नहीं गया कि ऊपर जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा, लटकते समय अगर कहीं बच जाए तो देखो उनसे, अगर कोई भी पॉइजन खाया हो, जैसे होता है ना पॉइजन के केस में, कोई खाया हो गलती से बच गया, फिर वो कभी भी जिंदगी में सोचेगा नहीं, 10 लोगों को सलाह देगा भैया कभी मत खाना। ठीक, निकल गया तो कोई बात नहीं है, क्योंकि उस समय जो पेन होगा वो फिर दोबारा, मुझे याद है, वैसे ये चीजें यहाँ की नहीं है, एक मैं हम लोग छोटे क्लास में थे, 6 वगैरह में, एक गांव में एक लड़का था, ऐसे ही सिचुएशन जैसे आपने कहा, उसके फादर ने कुछ कहा, वो किया होगा, मार दिए तो भी ऐसा कुछ खा लिया। उसके बाद जब उसको प्रॉब्लम होना शुरू हुआ, तब अब चिल्लाना शुरू किया, मतलब लोग ले गए डॉक्टर, तुरंत इमीडिएट और दिए, जो भी दवा, जो भी ट्रीटमेंट हुआ, वो बच गया। अब बचने के बाद कसम खा के सबको बोलता था भैया कोई नहीं खाना। ठीक, क्योंकि उसको पता था कि हकीकत होती क्या है। ठीक है, तो इसलिए ऐसी चीजों से थोड़ा सा दूर रहा करिए। ठीक, आप उस नेगेटिव एलिमेंट के साथ रहेंगे तो आप भी इनिशिएट होंगे। ठीक, और ऐसे के साथ नहीं रहेंगे तो फिर चलो देखो, अरे अब रहने दो यार, तुम्हारे गांव की कहानी बड़ी, हाँ नहीं तो हम लोग कहानी करते करते पता है क्लास गायब हो गया। लेंथ बेटा एल है, नंबर ऑफ स्पोक्स इस टाइप के आपके एन सपोज लगे हुए हैं। कितने स्पोक्स हैं, एन स्पोक्स हैं। ठीक, दूसरा पेज ले ले, उसको हटाना पड़ेगा यार, चलो यही बना देंगे। तो अगर एन स्पोक्स आपके हैं बेटा, ठीक है, तीलियों की संख्या कितनी है, एन है, मैग्नेटिक फील्ड आपका बी है, डायरेक्टेड इनवर्ड ही है, प्लेन के परपेंडिकुलरली है, उस कंडीशन में क्या होगा, तो लिखिएगा, बना जल्दी बना लो पहले।
पहले आप लोग को मोरल साइंस पढ़ाई जाती थी, याद है? पढ़ा है? ठीक। अभी मोरल साइंस गायब हो गई। अब तो वो क्या स्कूल में क्या ठुमके लगा के प्रोग्राम कराते हैं, तो क्या होगा? हाँ, नैतिक शिक्षा। ठीक है, 5 नहीं, पूरे लाइफ पढ़ाना चाहिए। ठीक है, जब शिष्टाचार की बात करता है। हाँ बेटा, अच्छा, लेकिन जो हमें वो सिखाता था वो नहीं सिखाता है ना तब। संस्कार में मिलता था, उसमें बोलते थे शिष्टाचार की बात में बड़ों का सम्मान। चलो ठीक। साइक्लिक व्हील हो गया बेटा, लिखिएगा। इफ ए कंडक्टिंग व्हील, if a conducting wheel containing n spokes, spokes मतलब तीलियां होती है बेटा। n spokes having length L, rotating with angular velocity omega, in a given magnetic field, in a given magnetic field B, in a given magnetic field B as shown कर लो, in a given magnetic field B as shown। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा कि हर स्पोक मतलब हर तीली क्या करेगा, फ्लक्स को कट करेगा। जितने भी हमारे क्या है तीलियां हैं, स्पोक्स हैं, वो क्या करेंगे, फ्लक्स को कट करेंगे। तो उसकी वजह से आपका ईएमएफ क्या करेगा, इंड्यूस होगा। क्या होगा आपका, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो नीचे लिखिएगा, ड्यू टू फ्लक्स कटिंग each metal spokes becomes identical cell of EMF E. Suppose that E of EMF E becomes identical cell of EMF small e। ये कंसीडर किया गया, मान लो वहां पे इंड्यूस ईएमएफ जो डेवलप हो रहा है, ई हो रहा है। ठीक, ऑल सेल आइडेंटिकल सेल्स। अच्छा ये बताओ बेटा, जैसे हर के थ्रू सपोज दैट यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस ई हो रहा है, हर टर्मिनल के थ्रू जो इंड्यूस ईएमएफ है उसकी वैल्यू सपोज दैट आपने ई लिया। अब हर स्पोक के थ्रू ई है, तो ये सारे जो स्पोक्स हैं वो सीरीज में जुड़े हुए हैं या पैरेलल? जितने स्पोक्स हैं वो सारे सीरीज में कनेक्टेड हैं या पैरेलल में हैं? हाँ, सारे स्पोक्स बेटा एक दूसरे के साथ सीरीज में जुड़े हुए हैं या पैरेलल में? ऑल स्पोक्स आर कनेक्टेड इन सीरीज आर पैरेलल? सारे स्पोक्स आपस में सीरीज में जुड़े हैं या पैरेलल में? ऑल स्पोक्स आर कनेक्टेड इन सीरीज आर पैरेलल, बताओगे? पैरेलल वाले हाथ उठाओ। तो सीरीज वाले बेटा, पैरेलल की प्रॉपर्टी होती थी कि वन टर्मिनल कनेक्टेड थ्रू सिंगल पॉइंट है, अदर टर्मिनल कनेक्टेड थ्रू अदर पॉइंट, यही होता था ना। अब देखो इन सारे का एक टर्मिनल, एक इंड कहां से, इस पॉइंट से कनेक्टेड है, दूसरा इंड सब किससे कनेक्ट है, यहां से आपका है। तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन बिल में क्या, पैरेलल। और पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी होती थी पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल ड्रॉप सभी के थ्रू सेम होता था। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप का वैल्यू क्या होता था, सेम होता था, यानी पोटेंशियल डिफरेंस सभी के क्रॉस क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। तो लिखिएगा, क्या लिखा बेटा, ऑल सच आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल
पैरेलल कॉम्बिनेशन, हेंस नेट ईएमएफ, हेंस नेट ईएमएफ ई नेट की जो वैल्यू होगी बेटा वो ई के क्या रह जाएगा, बराबर, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईएमएफ की वैल्यू क्या रहती है, सेम सेम रहेगा। तो नेट ईएमएफ की वैल्यू जो होगी ई नेट की वैल्यू ई के क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू ई। लिखिएगा ई क्या है, ईएमएफ ऑफ सिंगल सेल, ईएमएफ क्या है आपका, जो सिंगल सेल यानी सिंगल स्ट्रोक से तो हमें ईएमएफ मिल रहा है उसकी वैल्यू होगी। आगे लिखिए नेक्स्ट ऐसे। अब चूंकि हमारा लेंथ लिया है कितना L, एंगुलर वेलोसिटी लिया बेटा ओमेगा, अगर इसका जो रोटेशन आपका हो रहा है, जो ये रोटेट हो रहे स्पोक्स, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से लेंथ आपने L लिया है हर स्पोक का, और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो वहां पे ईएमएफ जो इंड्यूस होगा, ईएमएफ जो क्या होगा आपका इंड्यूस होगा, ई नेट की वैल्यू हाफ बी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर, यानी बी एल स्क्वायर इंटू क्या होता था ओमेगा, तो ई की वैल्यू जो होगी ई नेट की जो वैल्यू होगी वो ई के बराबर है, और ई की वैल्यू होता था बी एल स्क्वायर इंटू कितना ओमेगा के बराबर होता था। तो इसका मतलब एक सिंगल रॉड को आप रोटेट करिए, चाहे ऐसे ऐसे एन रॉड को यानी एन स्पोक्स को कनेक्ट करके इस तरह से आपका क्या करिए अरेंज करके रोटेट करिए, दोनों ही कंडीशन में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो रिमेन्स क्या रहेगा, सेम सेम रहेगा। मतलब एक रॉड अगर उसी एंगुलर वेलोसिटी से घुमाते बेटा तो भी उतना ही हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता रिजल्टेंट, जितना ऐसे ऐसे एन क्या है स्पोक्स को, एन तीनियों को एक दूसरे से रिम से कनेक्ट करके आप क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हैं, ये कंडीशन है बेटा। लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन है ना, ये सर्कमफेरेंस, ये सर्किल कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई है, किसकी बनी हुई है, कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई है, ठीक। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे आपको जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, एक सिंगल को रोटेट करेंगे इतने ही लेंथ का, इतने एंगुलर वेलोसिटी से, तो भी इतना ही मिलेगा, ऐसे यन करेंगे तो भी उतना ही मिलेगा। इसका मीनिंग ये हो गया कि ई नेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन के पावर क्या 0, मतलब नंबर ऑफ स्पोक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। एक सिंगल तीली वाला रॉड घुमाइए या आपका कैसे ऐसे ऐसे एन तीली आपके लगी हुई हो, सभी से आपको नेट ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो हाफ बी एल स्क्वायर इंटू ओमेगा के बराबर होगा। अब ओमेगा को अगर पाई न्यू के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 2 पाई इंटू न्यू करके आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, बाकी रिलेशन वही है। तो मतलब आपको सिंगल रोटेट कर देते तो भी उतना हुआ, एन रोटेट हुआ तब भी उतना हुआ, तो कोई फायदा है क्या, कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो दिखा दीजिए अब इसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसे बना लेते हैं, आपको कुछ नहीं लगाना है। ये सिंगल रॉड ऑफ लेंथ L is rotated with angular velocity omega in uniform magnetic field V perpendicular to the plane, ठीक। If induced EMF will be E, then if n identical spokes are connected with the help of a क्या metallic rim and they rotated with same angular velocity, then EMF induced will be n into E कर देंगे, n स्क्वायर इंटू कर देंगे, E by n कर देंगे और खाली E कर देंगे, तो कंडीशन क्या हो जाएगा, E के बराबर ही रहेगा, उससे आपको कोई घटेगा बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो लिख लीजिए, वहीं पे नोट कर लिया था कि EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n के पावर 0, n के पावर 0 नीचे ही लिखो, दैट इज टोटल EMF डज नॉट डिपेंड्स ऑन total EMF does not depends on number of spokes. Total EMF does not depends on number of spokes. नंबर ऑफ क्या स्पोक्स, ठीक। तो टोटल EMF स्पोक्स के नंबर पे आपका डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ स्पोक्स, हो जाएगा। ये चीजें आपकी होती है, यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक। तो अगला हेडिंग करेंगे हाँ, वो भी कंडीशन वही बनेगा, वही अगला लिखा रहे हैं, हाँ बस पॉइंट तो लिखेंगे ना। लिखिएगा, उसे कहते हैं फैराडे कॉपर डिस्क जनरेटर, ठीक। क्या बोलते हैं, फैराडे कॉपर डिस्क जनरेटर। तो लिखिएगा अगला सब हेडिंग कर लेना, फैराडे कॉपर डिस्क जनरेटर।
कॉपर डिस्क जनरेटर। अब सुनना, जैसे हमने एक सिंगल रॉड लिया था तो भी आपको ईएमएफ इतना ही मिला बेटा, एन रॉड को लिया गया तो भी ईएमएफ इतना ही मिला। अगर इसको ठीक ऐसे ऐसे बहुत सारे रॉडों को एक दूसरे से ऐसे पास पास रख दें तो ये क्या बना लेगा, एज ए डिस्क बन जाएगा भाई। पूरा एक दूसरे से ऐसे एक दूसरे कॉन्टेक्ट में रख के बना दिया जाए तो क्या बन जाएगा, आपका डिस्क बन जाएगा। तो जैसे हम लोगों ने बहुत सारे स्पोक्स रखा, इसमें लगा दिया, तब भी आपकी ईएमएफ की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं हुई। ऐसे हमने कंसीडर कर दिया एक डिस्क बना दिया इन्हीं रॉडों को एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रख के। अगर हमने इसको डिस्क बना दिया बेटा, लेंथ अपना उतना ही है, फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही है और रोटेशन एंगुलर वेलोसिटी उतना ही है, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, अगर पूरा का पूरा डिस्क उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो जो ईएमएफ आपका इंड्यूस होगा अगेन हाफ बी ओमेगा क्या बी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर या बी एल स्क्वायर इंटू ओमेगा का क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अब वहां एल की जगह पे हम लोग रेडियस ले लेते हैं, क्या ले लेंगे, रेडियस ले लेंगे। तो यही पॉइंट कर लीजिएगा, इफ ए मेटालिक डिस्क having radius r metallic disc having radius r is rotated in a uniform magnetic field B, uniform magnetic field B, which is perpendicular to the plane of disk, then to the plane of disk, then disk is considered as made up of uncountable spokes, क्या spokes which is rotated with angular velocity omega, rotated with angular velocity omega, then net EMF induced is given by E net। यहां भी हो जाएगा कितना बेटा, हाफ बी। अब रेडियस अगर आपने आर के टर्म में लिया है डिस्क का तो आर लिखिएगा, अगर आपने लेंथ एल के टर्म में लिखा, क्या लिया है, आर लिया है ना, तो हाफ बी आर स्क्वायर इंटू कितना ओमेगा के बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ पे रेडियस जो हम लोग ले रहे हैं बेटा वो कितना ले लिया, आपने आर ले लिया। अगर इसके रेडियस की जो वैल्यू है वो हम लोगों ने कितना, एल के बजाय कितना ले लिया, आर ले लिया। इसी डिस्क को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं क्या, एन स्पोक से मिलके वो बना हुआ है एक दूसरे में। जैसे मान लो ये है ना, बेटा 4-5 ठो, जैसे ये है, अब सिंगल है तो रॉड जैसे दिख रहा है। अब इन्हीं को हम लोग एक दूसरे के पास कांटेक्ट में रख दिया तो ऐसे क्या हो गया, प्लेट जैसे हो गया, वेब की लंबाई चौड़ाई मिल गई ना, रेक्टेंगुलर का शेप में मिल गया। तो ऐसे ही अगर हम लोग इस तरह से स्पोक्स को ऐसे अरेंज कर दिया जाए और एक दूसरे के पास हटा के ऐसे बहुत सारे लगा दे तो वो क्या शेप कैसा बन जाएगा, एज ए डिस्क बन जाएगा। ठीक, तो जिस तरह से हमारे क्या एन स्पोक्स के किसके रिम की वजह से आपको मिल रहा था, वैसे ही आपको यहाँ पे क्या होगा, डिस्क की वजह से मिल जाएगा। तो ईएमएफ पे कोई आपका इफेक्ट नहीं होगा। ठीक, गोले में खाली एक रात, तो एक रात से जो हो रहा था वही तो नाडो से हो रहा है। कंडक्टिंग रॉड यहाँ से थीटा बनाया
तब जो निकाल, वो तो कंप्लीट के लिए ही हम लोगों ने बनाया क्वेश्चन, वो तो दिखाया गया ना थीटा एंगल रोटेट हो रहा है, तो रोटेशन खाली दिखाने के लिए वो लिया गया, बाकी वो कंप्लीट क्या कर रहा है, रिवॉल्व हो रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ही हो रहा है, ऐसा नहीं वहां से जाके वहां रुक नहीं जा रहा है, वो क्या है कंप्लीट रोटेशन हो रहा है। हाँ हो गया बेटा, चलिए नोट कर लिया। तो ये केस आपका होता है। इसी तरह से जैसे अगर हमारा कोई सेमी सर्कुलर डिस्क है उसे रोटेट किया जाए, लेकिन अगर वो डिस्क फील्ड में पूरा पूरा लाई कर रहा है तब तो फ्लक्स टोटल कट करेगा, लेकिन अगर पूरा फील्ड में नहीं हो सकता, कुछ पार्ट केवल आपका इंसर्ट हो रहा है, तो उस केस में जिस पार्ट की वजह से फ्लक्स में चेंजेस होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होगा ईएमएफ के लिए। ठीक, उतना पोर्शन क्या होता है आपका ईएमएफ के रिस्पॉन्सिबल होगा, और उसी को हम लोग टोटल आपका अगर वो चाहे सेमी सर्कुलर हो या क्वार्टर सर्कुलर हो, अगर पूरे को आप रोटेट करेंगे फील्ड के अंदर तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो फार्मूला रिमेन्स हमारा एक हाफ बी आर स्क्वायर इंटू ओमेगा या बी एल स्क्वायर इंटू ओमेगा के बराबर ही रहेगा। ठीक है, तो वो चीज अगर कहीं ऐसा कंडीशन बनता है तो उस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे लिखिएगा जरा बेटा, सिलेबस लाए हो आप, निकालो जरा। तो पीरियोडिक की ईएमआई उड़ा दिया कि रखा है, आधा तो बीच बीच में उसने उड़ा दे रहे हैं यार। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडे लॉ पढ़ लिया, इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट लेंज लॉ हो गया, अभी ईडी करंट बचा, सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं है, छोड़िए। वायरलेस करंट, एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर, एलसीआर सर्किट। चलो बेटा, तो नेक्स्ट आपका है यहाँ पे आपके यहाँ सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड ईडी करंट, तो चीजें आपकी बची हुई हैं, बाकी सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंसेस हैं और ईडी करंट आपका है। ठीक, तो पहले लिखो बेटा इंडक्टेंस, हेडिंग कर लीजिएगा इंडक्टेंस। इंडक्टेंस देखो सुन लेना, इंडक्टेंस बेटा बोला जाता है दैट प्रॉपर्टी ऑफ द सर्किट व्हिच अपोजेस द चेंज इन करंट इन द सर्किट। इंडक्टेंस वो प्रॉपर्टी हमारी होती है किसी सर्किट की बेटा, इलेक्ट्रिक सर्किट की, जो उसमें चेंज करंट के चेंज का क्या करे, अपोज करे। जैसे हमारी कोई प्रॉपर्टी है, हमारा कोई नेचर है, तो कोई दूसरा उसे बदलना चाहता है तो बहुत आसानी से नहीं बदलते हैं कि बदल जाते हैं। जैसे हमने कह दिया आज से बाबू किसी को झगड़ा नहीं करना, अब आप पैदाशी झगड़े वाले हो तो एकाएक तो नहीं बदल जाएंगे, है ना। हाँ, धीरे धीरे उसमें चेंजेस आएंगे बट इमीडिएटली नहीं होगा। दैट मीन्स उस कैरेक्टर को बदलने का आप अपोज करोगे। ठीक है भाई, हर जो गलत काम करने वाले होते हैं बहुत सारे लोग उनको सलाह देते हैं, ऐसा थोड़ी है कि उनको सलाह ही नहीं देता भैया इस काम को ना करिए। जैसे बहुत सारे घरों में बहुत सारे क्या अल्कोहल लेने वाले होते हैं, तंबाकू वंबाकू खाने वाले होते हैं, तो क्या उनके घर वाले बड़े वाले मना नहीं करते उनको, ठीक, बट वो नहीं मानते हैं। तो उस कंडीशन में क्या, अगर हाँ इनिशियली अगर उन्हें जब वो स्टार्ट किए थे उस टाइम पर अगर कंट्रोल किया गया होता तो शायद ऐसा नहीं हुआ होता। तो इसलिए कहते हैं ना कि जब आपको कोई चीज छोटा हो ना तो उसी टाइम पे उसमें सुधार लानी चाहिए। जब बहुत बड़ा हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा, तो फिर हाँ ठीक है, जैसे गीली मिट्टी के मटके आप टेढ़े मेढ़े बना सकते हो, लेकिन जब वो पका देंगे तो वो ठीक है, पका जानते हैं ना, इतना तो समझते होंगे, पक जाएगा तो उसको चेंज करना सेफ पॉसिबल नहीं होगा, फिर वो टूट जाएगा। तो इसीलिए जब आप कोई अगर छोटे पे अगर कोई रास्ता आप गलत दिख रहा है और आपको लगे ये गलत है तो पहले ही क्या करिए उससे हाँ बैक हो लीजिए, नहीं तो जब आप रास्ते चले जाएंगे तो फिर पीछे आने के लिए बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम्स आएंगी आपके साथ। ठीक, जैसे 4 ठो दोस्त वाले मित्र मिल गए तो वही नहीं आने देंगे आपको, है ना। ठीक, तो इन चीजों से थोड़ा सा बच के रहिए, है ना। चलो देखो, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी कि जो अभी हम लोग इसमें सेल्फ और म्यूचुअल पढ़ेंगे, तो इंडक्टेंस होता है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस द चेंज इन क्या करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो लिखिएगा इंडक्टेंस लिख लो, इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट
by virtue of which it opposes any change in the current बंद कर दो बेटा, any change in the current in the circuit, 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 मतलब कोई भी करंट के चेंज का मतलब चाहे बढ़ाइए चाहे घटाइए, बढ़ाएंगे तो भी वो अपोज करेगा, घटाएंगे तो भी अपोज करेगा। तो जिस प्रॉपर्टी की वजह से अपोजिशन डेवलप होता है उसके चेंज का, उसी को हम लोग कह लेते हैं क्या, इंडक्टेंस कह लेंगे। क्या बोलेंगे उसे, इंडक्टेंस कह लेंगे। ठीक, और ये आपका किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, मतलब सभी में पाई जाती है बेटा। तो लिख लीजिएगा पॉइंट करके, इंडक्टेंस इज inherent property of inductance is inherent, inherent, inherent property of electrical circuit. Inductance is inherent property of electrical circuit, inherent property of electrical circuit। ठीक, ये मतलब हमेशा सर्किट में प्रॉपर्टी पाई जाती है, आप चाहें या ना चाहें। मतलब आपके चाहने से नहीं होता है कि ऐसा हम चाह रहे हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी ना हो तो ऐसा नहीं हो, रिमूव नहीं हो जाएगा। ठीक है, सभी सर्किट्स में पाई जाती है, किसी में कम किसी का ज्यादा, वो डिपेंड करेगा उनके सर्किट के नेचर पे कैसा है। ठीक, आगे लिखिएगा, हम लोगों ने मैकेनिक्स पढ़ते समय आपने पढ़ा था एक टर्म इनर्शिया, पढ़ा था ना। किसी बॉडी की अगर पोजीशन को हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो बॉडी क्या करता है, उसको अपोज करता है। मोशन में है तो उसका मोशन के चेंज का अपोज करेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट का अपोज करेगा, डायरेक्शन में किसी जा रहा है तो डायरेक्शन में चेंज करेंगे तो उसका अपोज करेगा। तो जिस तरह से इनर्शिया आपका मैकेनिक्स में हम लोग डिस्कस करते थे, उसी तरह से इलेक्ट्रिकल सर्किट में बेटा इंडक्टेंस होता है, यानी कि इंडक्टेंस इज एनालॉगस टू इनर्शिया इन मैकेनिक्स। इंडक्टेंस, ठीक है, जो आपकी इलेक्ट्रिकल सर्किट की होती है, वो इनर्शिया जो हमारा मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते थे उसका क्या होता है, एनालॉगस होता है। मतलब जैसा वो बिहेव करता था चेंज का अपोज, वैसा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट के फ्लो को क्या करेगा, इंडक्टेंस अपोज करेगा। अब इसको हम लोग दो टर्म में पढ़ते बेटा, एक सेल्फ इंडक्टेंस आपने पढ़ा हुआ है, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक सेल्फ होता है, एक म्यूचुअल। अपने से ऐसे समझ लो, जैसे मान लो आप अभी पढ़ रहे हो, आप इतने एज में हो, सबको अच्छा बुरा तो कुछ तो पहचान हो ही गई होगी कि नहीं हुई अभी तक, है? अच्छे बुरे का पहचान हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं जी, हुआ ना कुछ। अरे इतना तो होगा कि भाई हम ये कर रहे हैं तो गलत है, ये कर रहे हैं तो सही है, कि कुछ नहीं पता चलता चाहे जो भी कर लें। हाँ नहीं, बचपन में नहीं वो होता है कि आप राइट रंग इतना ज्यादा करता था, फिर भी कर लाते थे चोरी। हाँ नहीं, बचपन में पता था कि ये गलत है, लेकिन उसके लिए हमें करना चाहिए बहुत ज्यादा, इतना हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते थे। ठीक है, अभी क्या है, आप कुछ कर रहे हैं तो आपको पता होना है ये हमारे लिए सही है या हमारे लिए गलत है। या कोई आपको अभी बहकाना चाहे तो आप ऐसे नहीं होंगे कि वो कुछ भी कर ले। ठीक, आप राइट और रॉन्ग के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप नहीं सोच पाते हैं तो इसका मतलब आपको, है ना, आपका, हाँ अभी बच्चे हैं, आपका अनडेवलप्ड ब्रेन है, बॉडी से आप बड़े हो गए बट क्या हो गया, मेंटली आप कैसे हैं, छोटे हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर कोई आपको गलत रास्ते पे ले जाना चाहता है तो उसका राइट रॉन्ग आप समझ लिया करिए। अब इतने बड़े हैं और समझ जाना चाहिए, नहीं समझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए। हाँ ठीक, चलो देखो, तो जो इंडक्टेंसेस होते हैं वो दो टाइप का बात लेते हैं बेटा, एक सेल्फ और दूसरा क्या होता है, म्यूचुअल। हम बात करते हैं सेल्फ। सेल्फ का मतलब क्या है, जैसे आप सभी लोग क्लास में बैठे हुए हो, कुछ लोग ज्यादा पढ़ते हैं, कुछ लोग कम पढ़ते हैं, कौन कुछ नहीं पढ़ता जी, ऐसा कोई है कुछ नहीं पढ़ता है, कोई नहीं है, चलो अच्छी बात है, कुछ तो पढ़ते ही है ना। तो जब आप लोग पढ़ते हो तो बहुत सारी चीजें होती है, जैसे होता है कि हम दूसरे का देख के चीज करते हैं। जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो, पड़ोसी भी पढ़ता है, आप कम पढ़ते थे, पड़ोसी ज्यादा पढ़ता था, आप उससे क्या हुए, इंड्यूस हुए, आपने भी ज्यादा पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक, वैसे पॉजिटिव इंडक्शन कम होता है, निगेटिव वाला ज्यादा होता है ना। ठीक, तो मतलब आपने अच्छा वाला ही, हम लोग भाई अच्छे के लिए कर रहे हैं तो अच्छा ही बोला जाएगा ना।
तो अगर मान लो आप इंड्यूस होकर क्या कर रहे, पढ़ने लगे, किसको देख के, पड़ोसी को देख के, तो ये कंडीशन कौन वाली हुई, सेल्फ की म्यूचुअल। देखते पड़ोसी देखा तो सेल्फ कैसे हो गया, हाँ म्यूचुअल इसे बोलेंगे। अगर आप दूसरे की वजह से इंड्यूस हो रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी आप में आ रही है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे आप, म्यूचुअल इंडक्शन कहेंगे। अगर दूसरे की वजह से आपको क्या ऐसा इंडक्शन डेवलप हो रहा है किसी भी कैरेक्टर के लिए, तो आपका क्या हो गया, म्यूचुअल वाला हो गया, ठीक। दूसरा सेल्फ होता है, आप किसी के नहीं, आप आइसोलेटेड है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में क्या ऐसा कुछ आया कि हम कुछ अच्छा करेंगे तो अच्छे बनेंगे, किसी से इंड्यूस नहीं हुए, तो कौन वाली कहानी हुई, सेल्फ वाली हुई, ठीक। तो ऐसे ही जो सर्किट होती है, अगर से उसी सर्किट में हम करंट की वैल्यू को चेंज करें, सेम सर्किट में जिस सर्किट में करंट की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, अगर उसकी वजह से उसी में इंड्यूस करंट आपका डेवलप होता है, ठीक, तो उस कंडीशन में उसे क्या कहेंगे आप, सेल्फ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेल्फ बोलेंगे। दूसरा, अगर दो सर्किट क्या एडजेसेंट पे रखे गए हैं, एक में हम लोग चेंज कर रहे हैं, उस चेंज होने की वजह से दूसरे में इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट डेवलप हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, म्यूचुअल बोलेंगे। जैसे मान लीजिए एक है, आप देखते होंगे ज्यादातर पुलिस डिपार्टमेंट इधर तो बड़ा अच्छा अच्छा एक्शन कर लेती है, पहले के टाइम पे थोड़ा सा डरती थी, नेताओं का ज्यादा चलता था तो कम वो एक्शन ले पाते थे। तो कंडीशन क्या हो गया कि जैसे पुलिस वाले पहले क्या करते हैं, बड़े वाले डान को नहीं पकड़ते हैं, किसको, उसके नीचे वाले को पकड़ के मारते खूब हैं, किसके लिए, उसको डराने के लिए, है ना। और अब थोड़ा सा ट्रेंड बदल गया है, क्योंकि पुलिस वालों को थोड़ी सी पावर ज्यादा मिल गई है, तो सीधे पहले किसको ठोकते हैं, बड़े वाले ठोक देते, नीचे वाला अपने सुधर जाता है, ठीक। तो कंडीशन क्या है, मतलब एक पे अटैक हुआ, दूसरा अपने आप क्या हुआ, डर गया, ठीक। तो हाँ इंड्यूस हो गया, है ना। तो कंडीशन किसका हो गया, म्यूचुअल का, ठीक। एक में चेंज किया, दूसरे पे उसका इफेक्ट दिख रहा है, तो कंडीशन कौन हुआ, म्यूचुअल। और सेम में चेंज किया, सेम में इफेक्ट दिख रहा है, तो क्या हुआ, सेल्फ का हुआ, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे बेटा सेल्फ इंडक्शन, हेडिंग करिएगा सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन देखिए, अब चलो से लिखा देते हैं, देखिए when the electric current passing through a circuit, when electric current passing through a circuit changes the magnetic flux linked with the circuit, also changes, magnetic flux linked with the circuit also changes. As a result, an EMF is induced in the coil, या सर्किट कर लो, as a result an EMF is induced in the circuit which opposes the change that cause it, जिसकी वजह से वो डेवलप हो रहा है, उसी का क्या करेगा, अपोज करेगा, that cause it, okay। this phenomena is called self induction. And the EMF induced is called back EMF. EMF induced is called back EMF, and current produced due to it
current produced due to it in the circuit, current produced due to it in the circuit is called induced current, is called induced current. अब जरा सुनना बेटा, जो इंड्यूस करंट डेवलप होगा ना सर्किट में, वो हमेशा मेन करंट का अपोज करता है। मेन करंट के चेंज का अपोज करो, मेन करंट ना कहो क्योंकि स्टेटमेंट कहीं कहीं रॉन्ग दिखता है। मेन करंट के चेंज का अपोज करता है। चेंज मतलब अगर बढ़ रहा है बेटा तो इंड्यूस करंट हमेशा उसे घटाना चाहेगा, मतलब उसके अपोजिट में होगा। अगर मेन करंट आप घटा रहे हो तो इंड्यूस करंट क्या होगा, उसकी डायरेक्शन में होगा, यानी उसे बढ़ाना चाहेगा। तो दो चीजें आपकी होती है, जैसे मान लो हमने ले लिया, ठीक, एक रियोस्टेट लगा लेते हैं बेटा। रियोस्टेट क्या होता है, रियोस्टेट क्या होता है, एक लार्ज रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं सर्किट के सीरीज में, किसके, करंट की वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए, ठीक। तो इसी को हम लोग रियोस्टेट कहते हैं बेटा, RH से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मान लो एक बैटरी आपने लगा दिया, एक ही लगाया आपने। जब रियोस्टेट का ये जॉकी यानी पॉइंटर जो होता है, अगर इस इंड पे टच कराएंगे तो इसके द्वारा सर्किट में जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा उसकी वैल्यू मिनिमम होगी, या कह लो 0 मान लेते हैं। अगर इस टर्मिनल पे जोड़ेंगे तो 0, इस टर्मिनल पे जोड़ोगे तो मैक्सिमम होगा। तो इस पॉइंटर को इधर उधर शिफ्ट करके हम लोग सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करते हैं। अगर करंट की वैल्यू घटाना है तो इस पॉइंटर को इधर की तरफ शिफ्ट करो, करंट की वैल्यू बढ़ाना तो इस पॉइंटर को इधर की तरफ शिफ्ट करिए। तो उसके अकॉर्डिंग जो सर्किट में फ्लो होने वाली करंट होती है उसकी वैल्यू को बेटा हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। बल्कि अभी हमें चूंकि इसकी वैल्यू बढ़ानी है तो थोड़ा सा हमने यहाँ करंट कर दिया I, ये मेन करंट है, इसे कहेंगे मेन करंट। अगर मेन करंट इंक्रीज कर रहा है, मेन करंट इंक्रीजेज, अगर मेन करंट की जो वैल्यू सर्किट में है, मेन करंट इंक्रीजेज, अगर मेन करंट आपका इंक्रीज कर रहा है तो जो इंड्यूस करंट होगा बेटा, ये आपका I इंड्यूस्ड, इंड्यूस करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होगा। अगर मेन करंट की वैल्यू हम लोग इंक्रीज करेंगे तो इंड्यूस करंट की जो वैल्यू आपकी होगी वो उसके क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होगा, यानी कॉइल में जो इंडक्शन आपका होगा उसमें अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करंट डेवलप होगा। लेकिन अगर मेन करंट की वैल्यू को क्या करा जाए, मेन करंट की वैल्यू अगर हम लोग घटाएं, मेन करंट हमारा क्या करे, डिक्रीज करे, ठीक। सपोज दैट ये रियोस्टेट है बेटा, यहाँ मेन करंट इंक्रीज कर रहे थे, इंड्यूस करंट जो है ये आप इंड्यूस करंट कहलाएगा। तो इंड्यूस करंट की वैल्यू हमारी अपोजिट टू द मेन करंट हुआ, ठीक। यहाँ पे क्या है, मेन करंट डिक्रीजेस, अगर मेन करंट जो है, मेन करंट डिक्रीजेस, अगर मेन करंट की वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो यहाँ जो इंड्यूस करंट होगा, सॉरी उल्टा हो गया, इस केस में अगर इसकी वैल्यू हमारी जो I था, अगर I डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है बेटा, I अगर डिक्रीज कर रहा है, मेन करंट डिक्रीज हो रहा है, तो उस कंडीशन में इंड्यूस करंट I इंड्यूस जो होगा वो उसी डायरेक्शन में आपका वहां पे डेवलप होगा। मतलब वो घटने और बढ़ने दोनों का क्या करेगा, अपोज करेगा। घटाएंगे तो बढ़ेगा, बढ़ेगा तो घटेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं, चूंकि उसी कॉइल में हमने करंट की वैल्यू फ्लक्चुएट किया, उसी कॉइल में इंड्यूस करंट डेवलप हो रहा है, तो इसीलिए कहते हैं इसे सेल्फ इंडक्शन। क्या बोला, सेल्फ इंडक्शन, ठीक। और अगर आपने एक कॉइल में चेंज किया और उसकी वजह से दूसरे में इंड्यूस हो रहा है तो उसे बोलेंगे क्या, म्यूचुअल इंडक्शन कहेंगे। तो अभी क्या हो रहा है, ये सेल्फ इंडक्शन हो रहा है, ठीक। दिखा दीजिए।
हाँ एल बन गया। हम देखो जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होता है बेटा, उसे हम लोग कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आपका वैल्यू आपकी होगी, ठीक, जब हम लोग निकालते हैं, जब फ्लक्स में आप चेंजेस करेंगे, जो फ्लक्स आपका वहां से लिंक्ड होगा उसकी वैल्यू प्रोपोर्शनल टू होती है करंट पासिंग थ्रू द क्या सर्किट। जो करंट हमारा पास आउट हो रहा है प्राइमरी सर्किट में, मेन सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, उसके बराबर होगा फ्लक्स में चेंज, यानी एन फाई की वैल्यू जो होगी प्रोपोर्शनल टू आई होता है। अगर यहाँ से लिखा है मान लो नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो टोटल फ्लक्स जो पास आउट होगा एन फाई प्रोपोर्शनल टू किसके, आई। आई मतलब कौन सा, मेन करंट जो आपके सर्किट की है उसे लेते हैं। और जब यही प्रोपोर्शनल सिंबल हम लोग हटाते हैं बेटा, तो एन फाई इक्वल टू आता है एल इंटू आई। एल को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो एल की वैल्यू जब निकालेंगे तो एल इक्वल टू होगा बेटा एन इंटू फाई अपान कितना, आई के बराबर होता है। यानी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू एन फाई अपान आई के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से आप निकाल लेते हैं सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू। तो लिखिएगा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सब पॉइंट उसे बना लो, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बना लो, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन सब हेडिंग कर लो उसी में। इसमें 2 लाइन लिख लीजिएगा, लिखिएगा लिखिएगा द नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस, नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस, number of flux linkages with the coil is proportional to the number of flux linkages with the coil, number of flux linkages with the coil is proportional to the current I, proportional to the current I, that is n phi proportional to I। नोट कर लीजिए नीचे तक। हो गया। यल को ही कहते हैं बेटा कोफिशिएंट ऑफ क्या, वेयर यल को कहेंगे बेटा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अब यहां से लिया जाए, अगर हमारा एन की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्न्स जो कॉइल में है बेटा 1 हो, और करंट जो पास आउट हो रहा है इसकी वैल्यू 1 एम्पियर हो, ठीक, तो बोला गया इफ आई इक्वल टू 1 एम्पियर, आई की वैल्यू 1 एम्पियर है एंड नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू 1 हो, एन की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1, तो एल की वैल्यू कितना हो जाएगा, फाई के बराबर हो जाएगा। एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई, या कह लो फाई इक्वल टू एल हो जाएगा, ठीक। नोट करके वहीं लिख लीजिएगा। बोले हो गया। नीचे लिखो दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए कॉइल इज, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए कॉइल इज इक्वल टू द, coefficient of self induction of a coil is equal to the flux linked with the coil, flux linked with the coil,
when the current in it is 1 ampere, when the current in it, when the current in it is 1 ampere, when the current in it is 1 ampere, when the current in it is 1 ampere, जब उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो करे बेटा और नंबर ऑफ टर्न्स अगर 1 है तो जो फ्लक्स लीकेज होगा उससे, यानी फ्लक्स पास आउट होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा? इंड्यूस क्या सेल्फ इंडक्शन के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक, अब आपने फैराडे सेकेंड लॉ पढ़ा था, E इक्वल टू माइनस एल डी फाई अपॉन डी टी, पढ़ा है ना? तो नीचे लिखिएगा बाई फैराडे सेकेंड लॉ, बाई फैराडे सेकेंड लॉ E इक्वल टू होता है बेटा माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। जब फैराडे हम लोग सेकेंड लॉ लेते हैं बेटा तो वहां पे जो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आपकी होती है E इक्वल टू लिखते हैं कितना? माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। और यहाँ भी हम लोगों ने पीछे लिखा क्या चीज, किसकी वैल्यू? E इक्वल टू एल कितना? एन इंटू फाई अपॉन आई लिखा। ठीक, तो एन इंटू फाई की वैल्यू जो होगी वो एल इंटू आई के क्या हो जाएगा? बराबर होगा। तो फैराडे सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग लिखिएगा, लिखा बाय फैराडे सेकेंड लॉ इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ E इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। ठीक, डी फाई अपॉन कितना? डी टी। और एन इंटू डी फाई की वैल्यू जो होगी एल इंटू क्या होगा? आई के बराबर होगा। तो इसी को अगर डिफरेंशियल टर्म में ले रहे हैं तो डी आई अपॉन डी टी कर लेते हैं। तो यहां से अगर हम पहले वाले क्वेश्चन जो पिछला था उससे पहला क्वेश्चन बना लो, उससे फर्स्ट क्वेश्चन बना लो जहां पे लिखा है E इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक, तो वहां पे लिखेंगे एल की वैल्यू लिखा था कितना? एन इंटू फाई अपॉन आई लिखा था ना पीछे, अभी जो क्वेश्चन है यही जो लिखा, आई इक्वल टू एन इंटू फाई अपॉन कितना? एल इक्वल टू आई एन इंटू फाई अपॉन आई। तो वहां से लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपने लिखा था कितना? एल इक्वल टू एन इंटू फाई अपॉन कितना? आई। तो एन इंटू डी फाई की जगह पे एन इंटू यहाँ पे क्या लिख लेंगे? डी आई लिख लेंगे। तो इसी को लिख लेंगे, इसको फर्स्ट बना लेना बाई क्वेश्चन क्या? फर्स्ट एंड सेकेंड। तो E की वैल्यू होगी माइनस एल इंटू डी आई अपॉन कितना? डी टी। इसे डी आई अपॉन डी टी को रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कहते हैं। सर्किट में जो करंट आपका फ्लो करेगा वो किस रेट से आप चेंज कर रहे हो वो डी आई अपॉन डी टी होगा, एम्पियर पर सेकेंड। यूनिट जब लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? एम्पियर पर सेकेंड। तो E की वैल्यू हो गई एल डी आई अपॉन कितना? डी टी। यानी कि जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ आपका होगा कॉइल में, ठीक, वो माइनस एल डी आई अपॉन डी टी के बराबर होता है। और यहाँ पे वेयर डी आई अपॉन डी टी ये क्या होता है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सर्किट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सर्किट। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होता है सर्किट में, इसके बेस पे आप यहां से इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो E की वैल्यू हो गई माइनस एल डी आई अपॉन डी टी के बराबर होगा और उसके बेस पे आपका यहां से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ठीक, यहाँ पे नेगेटिव साइन केवल बेटा रिप्रेजेंट करता है किसको? डायरेक्शन की, वो अपोज करेगा। ठीक, नीचे लिखिएगा अगर डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू 1 एम्पियर पर सेकेंड ले लिया जाए बेटा तो E की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? अरे भाई अगर इसकी वैल्यू 1 ले ले तो लिख लीजिए इफ डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड देन मॉड ऑफ E, मॉड मतलब क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड जो होगा मॉड ऑफ E इक्वल टू कितना? L के होगा। मॉड ऑफ E इक्वल टू L। हेंस कर लो या दैट इज कर लो। हेंस कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, coefficient of self induction is equal to the EMF induced in the coil
EMF induced in the coil when the rate of change of current in the coil is unity. Rate of change of current in the coil is unity. जब सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है कॉइल में वो अगर यूनिट रेट से चेंज हो रहा है तो उस कंडीशन में सेल्फ इंडक्टेंस की जो वैल्यू आपकी आ रही है वो EMF इंड्यूस जो होगा उसके न्यूमेरिकली इक्वल होता है। न्यूमेरिकली वैल्यू क्या होती है, सेम रहता है, तो उसके बेस पे आप यहाँ से दिखा लेते हैं क्या होगा बेटा। ठीक, आगे लिखिएगा। यूनिट क्या होगा सेल्फ इंडक्टेंस का बेटा? कॉमन यूनिट यूज करते हैं हम लोग हेनरी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेनरी। वैसे निकालते बेटा वेबर पर एम्पियर या टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर पर एम्पियर या उसी को न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर, तो उसी को सिंपली हम लोग कह लेते हैं हेनरी। प्रैक्टिकल यूनिट जो लिया जाता है हेनरी कहते हैं। तो लिख लीजिएगा द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ L is हेनरी। while SI unit is लिखिएगा, इसमें कई यूनिटें मिलती है तो दो तीन जो पूछे जाने वाले कभी कभी आते हैं वो लिख लीजिए। वेबर पर एम्पियर, SI यूनिट इज वेबर पर एम्पियर, और टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर, और न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर, एंड डायमेंशन इज क्या होगा? हाँ जी, डायमेंशन क्या बोल रहे हो? अरे भाई न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर से निकाल लो ना। न्यूटन मीटर मतलब वर्क का हो गया, तो ml स्क्वायर टी के पावर -2 पर एम्पियर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो a के पावर -2, तो डायमेंशन हो जाएगा बेटा ml स्क्वायर टी के पावर -2 a के पावर डायमेंशन होगा। हमेशा डायमेंशन यूज करते समय जब साइज सिस्टम का यूनिट कॉमन होता है उसके बेस पे निकालते हैं। जैसे न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर, तो न्यूटन हो गया ml टी के पावर -2 इंटू मीटर, तो L से मल्टीप्लाई कर दिया तो ml स्क्वायर टी के पावर -2 अपॉन एम्पियर स्क्वायर था, एम्पियर ऊपर जाए तो एम्पियर के पावर -2 हो गया, तो ml स्क्वायर टी के पावर -2 a के पावर -2। अब एक थ्योरेटिकल टर्म बनता है बेटा, क्वेश्चन बनता है कि जो किसी भी कॉइल पे सेल्फ इंडक्टेंस होगा उसकी वैल्यू किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किसकी वजह से उसकी वैल्यू में वेरिएशन आएगा, या सभी कॉइल्स के लिए सेम होगा, बदलेगा या सबके लिए सेम होगा? सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू किन किन चीजों पे निर्भर करेगा, किन किन चीजों के साथ वो चेंज होगा? हाँ और मीडियम जहां रखा गया उसकी प्रोबेबिलिटी। तो लिख लीजिए डिपेंडेंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सब हेडिंग बना लो। डिपेंडेंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल L, डिपेंडेंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल L। अच्छा, जो करंट सर्किट से फ्लो हो रहा है या चेंज जो हो रहा है करंट में, क्या उस पर डिपेंड करेगा? हाँ, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू जो सर्किट कॉइल में आपका करंट फ्लो करेगा उसकी वैल्यू पे या उसमें चेंज की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो सिस्टर कहाँ है जी? कहाँ लगा दी? अच्छा, बंदर को बचाने के चक्कर में, बंदर को मारने के चक्कर में।
चलो बैठो। अच्छा, तो कंडीशन क्या होता है कि जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू बोला जाए बेटा किन किन फैक्टर्स पे आपका डिपेंड करेगा, ठीक, किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। तो लिखिएगा डिपेंडेंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, लिखिए एल, सेल्फ इंडक्टेंस एल डज नॉट डिपेंड्स ऑन क्या करंट पे करेगा या नहीं, चेंज पे करेगा, करंट पे नहीं करेगा। और लोग, अरे साहब सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू ना करंट पे डिपेंड करेगा तो चेंज इन करंट पे, अरे चेंज का रेट बढ़ाओगे तो ईएमएफ बढ़ेगा, यल वही रहेगा, ठीक। तो लिखिएगा डज नॉट डिपेंड्स अपॉन करंट फ्लोइंग, does not depends upon current flowing or change in current flowing, does not depends upon current flowing or, ना सुनाई पड़े भैया लोग आगे आ जाओ यार, does not depends on क्या current flowing or change in current flowing or change in current flowing but depends upon नंबर ऑफ टर्न्स, बट डिपेंड्स अपॉन, आ जाए बेटा कौन है, बट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन, कॉमा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए एंड permeability of medium mu, permeability of medium mu, इन चीजों पे आपका डिपेंड करेगा, उसमें करंट या करंट के फ्लो के रेट का जो है उस पर आपका डिपेंड नहीं करता है। उसको चेंज करने से हमारा बेटा ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू चेंज होगी, क्या होगी, ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू चेंज होगी, जितना ज्यादा रेट से करंट फ्लो कराएंगे ईएमएफ उतना ज्यादा इंड्यूस होगा, ठीक। चलिए तो ये केस आपका होता है, यहां से दिखा देते हैं क्या होगा कैसे होगा। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा अब कुछ कंडीशन बनती है सेल्फ इंडक्टेंसेस की अलग अलग केसेस में, क्या जैसे एक तो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया नॉर्मल केस में, अगर हमारा इस तरह से डिफरेंट सर्किट्स बनाई जाती है जैसे डिफरेंट शेप के, वहां पे आपका क्या कितनी आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होगा या कितना उसके उस केस में सेल्फ इंडक्टेंस होगा, उसके लिए रिलेशंस बनते हैं बेटा। तो एक ऐसे हेडिंग कर लो बेटा, ठीक है। हम लोगों ने जो बोर्ड में पढ़ा था वो इतना ही पढ़ा था, बोर्ड में जो अपने यहाँ है वो किसी कॉइल के सेल्फ इंडक्टेंस के लिए ये रिलेशंस हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, इसके बेस पे निकालते हैं, लेकिन डिफरेंट फार्मूला बनते हैं डिफरेंट केसेस के लिए सेल्फ इंडक्टेंसेस का। तो लिखिएगा वेरियस फार्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंसेस इन डिफरेंट केसेस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंसेस इन डिफरेंट केसेस, वेरियस फार्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंसेस इन डिफरेंट केसेस, ठीक। पहला अगर कोई बेटा सर्कुलर कॉइल है, कैसा है, कोई सर्कुलर कॉइल है, उसकी वजह से अगर उसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपके n है, रेडियस की वैल्यू बेटा r है, रेडियस r है, नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है, ठीक। तो उस केस में उसके लिए सेल्फ इंडक्टेंस का रिलेशन क्या बनेगा, तो ऐसे बना लीजिए बेटा। पहला लिखिएगा फॉर सर्कुलर कॉइल, फॉर सर्कुलर कॉइल, अगर हमारा कोई सर्कुलर कॉइल है, ठीक, उसकी रेडियस हमने r लिया और नंबर ऑफ टर्न्स कितना ले रहे हैं,
n ले रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स आपके n है, फार्मूला ही लिखना है बेटा ये, ठीक। मान लो रेडियस हमारा r है, इसका नंबर ऑफ टर्न्स आपने इस पे लिया, अब यही हम दिखाएंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा, साइड से दिखा ले रहे हैं। जस्ट उसके पीछे होगा लेबरेटर, इसलिए दिखेगा नहीं क्लियरली आपको, और अब दिखाने के लिए हम दिखा दे कलर से। तो ऐसे ऐसे अगर n टर्न है, जैसे स्प्रिंग होता है ना, अब स्प्रिंग को आगे से देखोगे तो पीछे वाले टर्न्स आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं, ठीक। तो उस केस में ऐसे n टर्न्स आपको मिलके बना हुआ है कोई सर्कुलर कॉइल है, तो पूछा जाता है बेटा इसके लिए सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो पहला पॉइंट देखिए, फॉर सर्कुलर कॉइल n है बेटा, m नहीं है, m दिख रहा है, जल्दी मुड़ गया वाला, हाँ लो अब n दिखा। तो नंबर ऑफ टर्न्स हमारे n है, कितने हैं, n है। तो देखिएगा सेल्फ इंडक्टेंस के लिए रिलेशन क्या है, L इक्वल टू म्यू नॉट पाई n स्क्वायर इंटू r बाई 2, L इक्वल टू म्यू नॉट पाई n कैपिटल N से दिखाया है, n स्क्वायर r बाई 2, ये n है बेटा, ठीक। म्यू नॉट पाई n स्क्वायर r बाई 2, अगर हमारे नंबर ऑफ टर्न्स उसमें n है तो इस टाइप का आपका दिखाएंगे तो क्या बनता है। दूसरा लिखिएगा, फॉर सोलेनॉइड अगर लेंथ सोलेनॉइड की L है, करंट उसमें से आपका I फ्लो हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स आपका n है बेटा। यह सोलेनॉइड जो होता है सोलेनॉइड है, लेंथ आपका L है, नंबर ऑफ टर्न्स n है, करंट इसमें से हमारी जो फ्लो हो रही है वो I, टर्न्स n, लंबाई जो आपका है वो हमारा कितना है, L है, करंट उसमें से जो फ्लो हो रहा है वो बेटा हमारा कितना है, I है। तो यहां से जब दिखाओगे तो सेल्फ इंडक्टेंस अगर हम लोग डिस्कस करते हैं सोलेनॉइड के लिए तो लिखिएगा L इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू n स्क्वायर a बाई l, लिख दें, म्यू नॉट इंटू म्यू आर n स्क्वायर a बाई l। म्यू नॉट इंटू म्यू आर को जो सिंपली हम लोग म्यू से लिख लेते हैं, दोनों का प्रोडक्ट जो होता है उसी को म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब म्यू के टर्म में लिख लेंगे तो आर करके लिख लीजिएगा, आर एल इक्वल टू म्यू इंटू एन स्क्वायर बाई म्यू इंटू एन स्क्वायर ए बाई एल। यहीं पे आगे कर लीजिएगा, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। अब अगर इसी को नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ले लीजिए तो n बाई एल जो होता है वो स्मॉल n हो जाएगा। तो म्यू नॉट इंटू स्मॉल n और एक कैपिटल एन बचा रहेगा, कैपिटल एन इंटू ए, लेकिन वो थोड़ा और टेढ़ा हो जाता है इसलिए यहाँ चेंज नहीं करते हैं। लेकिन अगर कहीं एग्जाम में दिया रहेगा ना क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इतने हैं और टोटल लेंथ इतना है, तब फिर हमें उस टर्म में करने के लिए एक n बाई एल को स्मॉल n ले लेना। तो म्यू नॉट म्यू इंटू स्मॉल n इंटू क्या कैपिटल एल इंटू ये लिखते हैं, लेकिन वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसलिए उस फॉर्म में लिखा नहीं जाता बेटा। अगला लिखिएगा फॉर टोराइड। अभी पीछे पढ़ाया था टोराइड क्या होता था, इंडलेस सोलेनॉइड को क्या नाम दिया था हम लोगों ने, टोराइड कहते थे, ठीक। तो पहला हो गया, दूसरा टाइम बता देना बेटा, मेरे इंतजार करते रहे आप। फॉर टोराइड हो गया, ये भी बचा है,
कोई एक लोग देखा होगा सर आ गया हो तो छोड़ दे, नहीं तो 2 मिनट और पढ़ा दे। रेडियस मान लो इसका r है, आगे हैं, चलो ठीक लिख लीजिए। म्यू नॉट n स्क्वायर r/2 सीधे लिख लीजिएगा। इसके लिए लिखेंगे बेटा l की वैल्यू म्यू नॉट n स्क्वायर r लिख लिया r/2। तो टोराइड के लिए जब लिखेंगे बस म्यू नॉट n स्क्वायर r/ क्या हो जाएगा आपका 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि टोराइड के लिए क्या होगा, सॉलिडाइड के लिए क्या होगा। बाकी 2 इक्वेशन और बनते हैं, कल बताते बेटा सर आ गए हैं। चलो 46 हो गया, अटेंडेंस हो गया बेटा, कोई बात में तो नहीं आता है, हैं? करवा लेना तब दे देना।